हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मेडनेक्स बाय डॉक्टर एडू। आज हम पढ़ेंगे एसवीटी यानी सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है किसका, ईसीजी सीरीज बेसिक टू एडवांस जो हमने शुरू किया था उसका। एसवीटी, एसवीटी मतलब सुप्रावेंटिकुलर, वेंटिकल से ऊपर। वेंटिकल के ऊपर क्या होता है? एट्रिया। ऐसा टैकीकार्डिया जिसका ओरिजिन कहां से होता है? एट्रियम से। तो एट्रियम में कहां से? या तो एसए नोड से हो सकता है, या एबी नोड से हो सकता है, या फिर मॉडिफाइड मायोकार्डियल टिश्यूज जो कि एक्टोपिक फोकाई है, एबनॉर्मल क्लस्टर बन जाते हैं, एक्टोपिक पेसमेकर बन जाते हैं उनसे, या तो एसए नोड से, या एबी नोड से, या मॉडिफाइड मायोकार्डियल टिश्यूज से। तो अगर एसए नोड से होगा तो उसको हम बोलेंगे साइनस एट्रियल टैकीकार्डिया, और एवी नोड से होने वाले एवीएनआरटी और एवीआरटी, ये दो तरह के मॉडिफाइड मायोकार्डियल टिश्यूज से या एक्टोपिक फोकाई से हमारे जो भी एट्रियल टैकीकार्डिया हमने पढ़े थे सारे, एमएटी, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में आ जाएंगे हमारे एवीएनआरटी, मतलब एट्रियोवेंटिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। एवीआरटी, एट्रियोवेंटिकुलर री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, साइनस एट्रियल टैकीकार्डिया, जंक्शनल टैकीकार्डिया, एमएटी मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये हमारे एट्रियल टैकीकार्डिया हैं। इनके ऊपर सेपरेट लेक्चर है पूरे मेरे बनाए हुए, उनको आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एवीएनआरटी के बारे में। जितने भी सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डियाज हैं उन सभी का 2/3, 2/3 पार्ट जो है वो एवीएनआरटी होता है। एवीएनआरटी यानी एट्रियोवेंटिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। अब ये क्या होता है साहब, तो इसकी कहानी देखते हैं हम। एवीएनआरटी जो कि 2/3 पार्ट है सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया का, मतलब जो भी जितने भी सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया है उनका 2/3 पार्ट एवीएनआरटी है, एट्रियोवेंटिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया। तो इसमें क्या होता है साहब, इसमें होता है कि जो हमारा एबी नोड है यहां से इंपल्स जनरेट होती है, ये इंपल्स जनरेट होके एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवाती है, फिर ये करंट जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल में जाके ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। फिर अब यहां पे क्या होता है, वेंट्रिकल में जो करंट गया है वैसे तो कभी भी वो करंट एट्रिया में वापस आता नहीं है, लेकिन यहां पे एक री एंट्री पाथवे होता है जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल में करंट गया है वो वापस से लौट के एट्रिया में आता है। एट्रिया में आएगा, वापस से एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा करंट, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन के बाद में वापस री एंट्री पाथवे से एट्रिया में आ जाएगा। तो इस तरह से एट्रिया में और वेंट्रिकल में एक के बाद एक करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा, और करंट का फ्लो इस तरह से होते रहने से रैपिड टैकीकार्डिया का फॉर्मेशन होगा, जिसमें रेट होगी यहाँ पे 150 से 220 बीट पर मिनट, 150 से 220 बीट पर मिनट यहाँ पे रेट होगी। अब देखते हैं हम कि इसके अंदर होता क्या है, क्या कहानी है इसकी, किस तरह से होता है ये। एबी नोड से जो इंपल्स होगी वो एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी, एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन के बाद में करंट जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, और री एंट्री पाथवे से करंट वापस से एट्रिया में री एंटर करेगा, री एंटर करने के बाद में एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर वापस से वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर वापस से ये करंट वापस एट्रिया को चला जाएगा, फिर वापस वेंट्रिकल, इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा एट्रिया में और वेंट्रिकल में, इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा एट्रिया में और वेंट्रिकल में कंटिन्यू। री एंट्री पाथवे के द्वारा बार बार वेंट्रिकल में जो इंपल्स गई थी वो लौट के आएगी एट्रिया में और एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन करवाएगी। अब बात करते हैं पेशेंट्स में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो एसवीटी में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, देख लेते हैं। एसवीटी में सिम्टम्स, हमारे पास कोई पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल पेशेंट आया और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन है पेशेंट की, कि उसको पैल्पिटेशन फील हो रहा है। पैल्पिटेशन मतलब धक 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 करके उसके कानों में ऐसा महसूस हो रहा है, उसकी खुद की धड़कन उसको महसूस हो रही है, उसकी धड़कन उसको खुद को महसूस हो रही है। चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, पेशेंट को डिस्निया, सांस में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। प्री सिनकोप, प्री सिनकोप क्या है, यहां पे क्या होता है, इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कई बार प्रॉपरली ब्लड जा नहीं पाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन को थोड़ा कम ऑक्सीजन सप्लाई मिलने की वजह से पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो बेहोश हो जाएगा, वो गिर जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो इसको प्री सिनकोप बोलते हैं। डिजीनेस, उसको चक्कर आ सकते हैं। नेक पाउंडिंग मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को ऊपर की तरफ, जो जा रहा है ब्लड कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन में जा रहा है, इसकी वजह से गर्दन में पेशेंट को
ऐसा फील होगा धड़कता हुआ सा, जैसे तो ये गर्दन में यहाँ पे अंदर नस फड़फड़ा रही है, धड़क रही है ना, धड़कता हुआ महसूस होगा या फड़फड़ाता हुआ महसूस होगा गर्दन में। यूरिनरी अर्जेंसी, पेशेंट को बार बार पेशाब की शिकायत हो सकती है। तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट को, जो कि एसवीटी की कंडीशन में हमारे पास आ रहा है। अब हम बात करते हैं एसवीटी की ईसीजी में हमें क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। ईसीजी फाइंडिंग इन एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मींस हार्ट रेट 100 से ऊपर, तो कितनी होगी यहां पर रैपिड टैकीकार्डिया होगा कितना, 150 से 220 बीट पर मिनट। टैकीकार्डिया होगा 150 से 220 बीट पर मिनट। नॉर्मल क्यूआरएस कितना होता है हमारा, 2 से 3 mm या 2 से 3 स्मॉल बॉक्स। और यहां पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो नेरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, वो 2 mm से भी कम होगा, 2 mm या 2 स्मॉल बॉक्स से भी कम होगा। ये मैंने एक रफली ईसीजी ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देन टी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देन टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देन टी वेव, और आरआर इंटरवल जो है मैंने यहाँ पे इक्वल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आरआर इंटरवल इक्वल रहेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि नेरो होगा 2 mm से कम, और टी वेव बनेगी यहाँ पे। बात करें पी वेव की, तो पी वेव यहाँ पे एब्सेंट होगी। पी वेव यहाँ पे या तो एब्सेंट होगी या फिर वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर छिपी हुई होगी, दिखेगी नहीं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर साइलेंट होगी पी वेव। तो ईसीजी में हमें ये फाइंडिंग देखने को मिलेगी, टैकीकार्डिया होगा और रेट होगी 150 से 220 के बीच में। और क्यूआरएस की बात करें तो नेरो क्यूआरएस होगा। वैसे जो नॉर्मल क्यूआरएस होता है उसको भी हम नेरो क्यूआरएस ही बोलते हैं, वो 2 से 3 mm होता है, लेकिन यहाँ पे जो नेरो क्यूआरएस है वो 2 mm से भी कम है। और बात करें यहाँ पे तो आरआर इंटरवल इक्वल होगा, पी वेव एब्सेंट होगी या छुपी होगी किसमें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक पेशेंट आता है हमारे पास, कंप्लेन होती है चेस्ट पेन के साथ में पैल्पिटेशन, मतलब पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है, साथ में उसकी धड़कन ऐसी धक 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 खुद को सुनाई दे रही है, ऐसी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है पेशेंट को। तो हम पेशेंट की इमीडिएटली ईसीजी करके देखते हैं, और ईसीजी करने के बाद हमें दिखता है एक पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, एवीएनआरटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दिख रहा है। तो अब हम, और साथ में रिदम जो है वो रेगुलर है, रिदम जो है वो रेगुलर है। तो अब हम क्या करेंगे, पेशेंट के चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। तो हम पेशेंट के चेस्ट पे इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे और कनेक्ट कर देंगे पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर से। तो हम एसवीटी के पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है वेगल मैन्योर। वेगल मैन्योर, इसके अंदर 2 तरह के मैन्योर आ जाएंगे, तो वल्साल्वा मैन्योर और एक मॉडिफाइड वल्साल्वा मैन्योर। ये वेगल मैन्योर हम वेगल नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं, ताकि वो स्टिमुलेशन उसको मिलेगा तो उसकी वजह से जो हार्ट रेट कम होगी। बात करें अगली तो कैरोटिड साइनस मसाज, जो हमारा कैरोटिड साइनस होता है उसकी मसाज। तीसरी बात करें हम एडिनोसिन। चौथा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिफ्थ बीटा ब्लॉकर। अगर इन सब से नहीं हो रहा है तो फिर फाइनली सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन मतलब डीसी शॉक देके पेशेंट की जो एबनॉर्मल रिदम चल रही थी उसको नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करेंगे। और अगला रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन, ये पक्का इलाज है। यहां पे हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन, कैथेटर की मदद से जो एबनॉर्मल जो लूप बना हुआ था, जिसकी वजह से बार बार री एंट्री हो गई, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का फॉर्मेशन हो रहा था, अब वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो एबनॉर्मल मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यू से जो लूप था उसको जला के डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो वेगल मैन्योर की बात करते हैं हम सबसे पहले। ये किस लिए करते हैं हम, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, फॉर वेगस नर्व स्टिमुलेशन। उससे क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला हमारा वल्साल्वा मैन्योर। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को 10 ml की सीरीज देते हैं, उसको बोलते हैं इसमें 15 सेकंड तक तेजी से फूंक मारनी। तो अब ऐसा करने के बाद होगा क्या, पेशेंट का वेगल नर्व स्टिमुलेशन होगा और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है हमारा मॉडिफाइड वल्साल्वा मैन्योर। ये उसके जैसा, ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। पेशेंट को हम बेड पे बिठाते हैं सेमी रिकम्बेंट पोजीशन पे, और पेशेंट को वही 10 ml की सिरिंज देते हैं, 15 सेकंड के लिए फूंक मारने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 सेकंड तक फूंक मारने के बाद पेशेंट को हम लेटा देते हैं और उसके दोनों पैरों को 45 डिग्री पर ऊंचा कर लेते हैं। उसके बाद 15 सेकंड तक ऐसा करने के बाद हम पेशेंट को वापस उसी पोजीशन में बैठाते हैं और 45 मिनट तक हम वेट करते हैं।
और कार्डियक मॉनिटर पे देखते हैं कि पेशेंट की जो रेट थी वो नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है। अगला है हमारा कैरोटिड साइनस मसाज। कैरोटिड साइनस मसाज में हम कैरोटिड साइनस के ऊपर फिंगर रख के और उसको 5 से 10 सेकंड के लिए मसाज देते हैं। उससे होगा क्या, और अगर हम कैरोटिड साइनस मसाज करेंगे तो बेरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे और उनकी वजह से वेगस स्टिमुलेशन होता है। वेगस स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट अपने आप कम हो जाएगी। बात करते हैं इंजेक्शन एडिनोसिन की। तो एडिनोसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है एसवीटी में। एवीएनआरटी ड्रग ऑफ चॉइस किसमें, एसवीटी में। इंजेक्शन एडिनोसिन कैसे देते हैं, 6 mg आईवी बोलस इन ए लार्ज वेन। 6 mg आईवी बोलस देंगे लार्ज वेन में, 6 mg आईवी बोलस इन ए लार्ज वेन, और इमीडिएटली फ्लश करते हैं उसको नॉर्मल सलाइन से। अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं होता है तो हम 12 mg वापस से बोलस देते हैं और फ्लश करते हैं 2 मिनट के बाद में। अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं होता है तो वापस 2 मिनट के बाद में हम 12 mg बोलस और देते हैं। और अगर फिर भी पेशेंट रिवर्ट नहीं होता है तो हम अगेन 12 mg डोज वापस से उसको आईवी बोलस देते हैं और फ्लश करते हैं। अब मैं बात करूं, इंजेक्शन एडिनोसिन जो होता है वो अस्थमा वाले पेशेंटों में कॉन्ट्रा इंडिकेट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मिलता है अस्थमा वाले पेशेंटों में, क्यों? क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, पेशेंट की सांस में दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अस्थमा के केस में, अस्थमा के केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे डिल्टाज़ेम या वेरापामिल हम वो यूज करेंगे, एडिनोसिन यूज नहीं करेंगे अस्थमा के केस में। अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो वेरापामिल या डिल्टाज़ेम की मदद से भी हम एसवीटी को रिवर्ट कर सकते हैं नॉर्मल साइनस रिदम में। और अस्थमा के केसेस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ही प्रेफर करते हैं। अस्थमा, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही देंगे। अगला है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है हमें पता है। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट और बीपी दोनों को कम करता है, दोनों को कम करता है। तो हम बीटा ब्लॉकर देके पेशेंट की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन विद डिफिब्रिलेटर। अगर ये सब ट्रीटमेंट जो हमने करके देख लिया पहले सारा का सारा, उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, पेशेंट रिवर्ट नहीं हो रहा है नॉर्मल साइनस रिदम में, तो हम पेशेंट को डीसी शॉक लगाकर वापस से उसकी रिदम को नॉर्मल करेंगे। और कैसे, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करेंगे पेशेंट का। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करके डीसी शॉक लगा के पेशेंट को हम नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करेंगे। अगला है रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन। ये है परमानेंट ट्रीटमेंट इसका। जो एबनॉर्मल सर्किट बना हुआ है मायोकार्डियम का एट्रियम के अंदर, उसको ईपी स्टडी करके या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करके पहले पता करते हैं और बाद में उसको कैथेटर की मदद से जला के नष्ट कर देते हैं। अब बात करें पेशेंट की, ईसीजी में तो एसवीटी आ रहा है लेकिन पेशेंट जो है हमारा वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल पेशेंट है, तो फिर क्या करेंगे। जैसे अगर पेशेंट शोक में है, पेशेंट का बीपी कम है, पेशेंट को चेस्ट पेन है, पेशेंट की ईसीजी में इस्केमिक चेंजेस आ रहे हैं या पेशेंट हार्ट फेलियर में है, कुल मिलाकर पेशेंट जो है वो अनस्टेबल है, एसवीटी है उसको और साथ में पेशेंट अनस्टेबल है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को सेडेशन देंगे। एग्जांपल हम 1 या 2 mg मिडाजोलम आईवी स्टेट दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को सिंक्रोनाइज डीसी कार्डियोवर्जन करेंगे। डिफिब्रिलेटर की मदद से पेशेंट को हम इलेक्ट्रिकल शॉक देके उसको रिवर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 70 जूल से, 70 जूल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं होता है तो उसको हम 120 से 360 जूल तक बढ़ाएंगे और वापस से पेशेंट को डीसी कार्डियोवर्ट करेंगे। पेशेंट अगर रिवर्ट हो जाता है तो पेशेंट का हम ब्लड का पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल चेक करवाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं नेक्स्ट बाय डॉक्टर A2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।